चीज़ों को कवर कर चुके हैं। उसके बाद अब हम नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि टैक्स सिस्टम पर आधारित है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम टैक्स सिस्टम की डिटेलिंग में जाएं, हमको ये जानना होगा कि हम इस चैप्टर में आखिर कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से इनको इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, गवर्नमेंट की किस डिपार्टमेंट का, किस मिनिस्ट्री का रोल होता है। इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता इसमें क्या है, उन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक डिटेल बहुत ही आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा सकें। दोस्तों, टैक्स सिस्टम को शुरू जैसा हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना होगा कि आखिर ये बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। हम जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट को पेश किया है। बजट जब भी आता है तो हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। स्टार्टअप्स के लिए होता है, या फिर अगर मिडिल क्लास के लिए कहें तो वो अपनी तरफ से देखता रहता है। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो अपनी तरीके से देखती रहती हैं। और बजट से जस्ट पहले एक दिन इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनसे पहले कि हम टैक्स सिस्टम में जाएं, हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि आखिर बजट क्या होता है और इसमें ये मिनिस्ट्रीज़ किस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, या फिर इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जो इसमें एक्टिव होते हैं, जिनका पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से बजट को बनाते हैं, और संविधान किस तरीके से संसद को ये अनुमति देता है, पार्लियामेंट को ये अनुमति देता है कि वो बजट को प्रस्तुत करें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इसके 4 से 5 सीरीज़ होंगे। हम बजट का जो प्रावधान वगैरह है उसका सेपरेट एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमको सब कुछ डिटेल में जानना होगा कि ये क्या क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमको अगर पेपर, एक सब्जेक्टिव पेपर्स देना है तो सिर्फ कुछ सडन पॉइंट्स जैसे फिस्कल पॉलिसी में ये हमारा बजट घाटा रहा, ये हमारा ये घाटा रहा, उससे भर से हमारा काम नहीं बनने वाला है। हमको हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खैर दोस्तों, हम बजट शब्द की बात करते हैं तो एक चीज़ तो आपको सबसे पहले यही माइंड में रखना होगा कि जो बजट वर्ड है वो पहले हमारा संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बजट वर्ड का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। और ये बजट शब्द जो हमने लिया हुआ है ये एक फ्रेंच शब्द से हमने लिया हुआ है। फ्रेंच वर्ड है हमारा, उससे लिया हुआ है। फ्रेंच वर्ड बजट उससे लिया है, जिसका अगर हम कहें मीनिंग होता है तो एक लेदर बैग या कहें चमड़े का बैग जिस तरीके से होता है वो इसका मीनिंग होता है। तो पहली चीज़ तो अपने माइंड में आप यही बैठा लीजिएगा कि बजट वर्ड का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आखिर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिर लिखा क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो वित्त मंत्री होंगे, वो संसद में प्रस्तुत करेंगे। क्या प्रस्तुत करेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण जो हमारा वर्ष का होगा, ठीक है। फाइनेंस बिल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स जो भी कलेक्शन करना है उनको, उससे संबंधित जो भी बिल होगा उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। और सरकार को अपनी योजनाओं पर या फिर कर्मचारियों को पेंशन वगैरह देने पर या फिर सैलरी देने के लिए जो भी खर्च वगैरह करने होते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल, ये सरकार को प्रस्तुत करना होगा संसद में। और सरकार की तरफ से कौन करेगा इसको? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो बजट क्या है? बजट एक प्रकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर के बारे में, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं और जो भी एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, वो पूरा मेंशन रहता है कि कहाँ से हमको रेवेन्यू हमें हो रहा है, कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और इसको सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और संसद में भी अगर हम कहें तो लोकसभा में ही हम इसको मेनली प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में जनता से के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और वो सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बजट की बात कर सकते हैं कि बजट क्या होता है। एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट ईयर
It also gives data of previous financial year but mainly focus on next financial year। मतलब जैसे आप अभी प्रेजेंट में हमारा 2021 चल रहा है, तो हमारा मेन जो फोकस होगा 2021-22 के लिए होगा, लेकिन साथ ही साथ 2020 और 21 में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, हमारे एक्सपेंडिचर क्या रहे। हमने अपने लास्ट ईयर का जो, जैसे अगर हमने 2020 में जो बजट पेश किया था उस पर हमने 2020-2021 के लिए भी कुछ प्लानिंग की रही होगी, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या डिफरेंसेस रहा, ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई रहती हैं। ठीक है, तो आखिर इस तरीके से हम कहें कि ये हमारा होता है। ठीक है, बजट पेश किया जाता है। तो अगर हम कहें बजट पेश तो किया जाता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी किया था तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देखा था कि जो आरबीआई थी वो हमारी देश की जो इन्फ्लेशन वगैरह है, जो मौद्रिक नीति है, जो अर्थव्यवस्था है, मनी सप्लाई है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी आरबीआई। तो आरबीआई अगर कर रही है तो सरकार भी हाथ पे हाथ बैठ के तो रखेगी नहीं, बैठेगी नहीं। ठीक है, सरकार क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है, और बजट इसी का एक प्राइमरी टूल है जिससे सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी होता है सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। मतलब जैसे हमारा मिडिल मैन हो गया, मिडिल क्लास जैसे आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पे पब्लिक जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, कहीं पे भी। हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस इंडस्ट्रीज़ में कुछ बड़े उद्यमी होते हैं, कुछ छोटे उद्यमी होते हैं, एमएसएमई वगैरह। ठीक है, उसके बाद में हमारे फार्मर्स होते हैं। ठीक, और इस तरीके से कुछ हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा लोन्स वगैरह में ऑलरेडी हम लोन लिए रहते हैं, या तो फॉरेन से लिए रहते हैं या फिर कहीं से लिए रहते हैं, या हम लोन दिए रहते हैं। और विभिन्न प्रकार की जैसे मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, इन सबको फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसको कितना फ़ंड देना है, कितना हमारा खर्च होगा, किसानों के लिए अगर कोई योजना चलानी है या कोई नॉर्मल इंश्योरेंस स्कीम चलाना है किसी के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं उसमें हमारा कितना सब्सिडीज आएगा, कितना हमारा खर्च होगा, और इन सब पे हम कितना टैक्स लगाएंगे, ये सारे जो डिसीजंस गवर्नमेंट के होते हैं, यही सारे डिसीजंस को जब हम कंपाइल कर लें, एक रूप में कंपाइल कर लेते हैं, सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस कहें, तो इसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो आपसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय नीति क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। और इसका सिग्निफिकेंस अगर हम कहें तो जैसे अभी हमने बात की कि आरबीआई मनी सप्लाई को मनी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, तो सेम वही चीज़ गवर्नमेंट इसके द्वारा करती है। गवर्नमेंट सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन जितना हो रहा है उसको क्या करती है, इससे कंट्रोल करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से कहें कि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य हमें बनाना होगा, तो उसके लिए जो स्कीम्स वगैरह चलाने होंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स, या फिर हम कहें समाज में या फिर सोसाइटी में जो इंक्लूसिव ग्रोथ ले आना है, इंक्लूजन करना है, समावेशी विकास करना है, उसके जो प्रयास सरकार की तरफ से जो होते हैं वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किए जाते हैं। और फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा टूल क्या होता है, बजट होता है। फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा टूल बजट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी की जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो फिस्कल वर्ड है ये एक शब्द है ग्रीक जिससे लिया गया है। ठीक है, और जिसका अगर हम कहें कि मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग एक तरह से बास्केट ही होता है, और ये पब्लिक पर्पस को शो करता है। मतलब इस बास्केट में जो कुछ भी होगा वो पब्लिक के लिए होगा, वो पब्लिक के लिए होगा। तो आप भी जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो बनाई जा रही है वो अल्टीमेट किसके लिए बनाई जा रही है, सरकार के द्वारा पब्लिक के लिए ही बनाई जा रही है। और ये अभी आपने वही बात की थी, कराधान, व्यय, सब्सिडी और अन्य वित्तीय संचालन हेतु सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, टैक्सेशन या फिर हम एक्सपेंडिचर, सब्सिडी या अन्य फाइनेंशियल जो हमारे कार्य होते हैं उनके लिए सरकार जो भी निर्णय लेती है उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन उठता है
कि आखिर हम कह रहे हैं कि सरकार इससे कंट्रोल करती है या सरकार इससे सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करती, तो कैसे करती है। देखिए, हाउ फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स इन इट। एक तो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, ठीक है। जैसे इसके द्वारा क्या होता है, मनरेगा के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी लोग इसकी आलोचना करते हैं तो काफ़ी लोग इसकी मतलब तारीफ भी करते हैं। तो मनरेगा में क्या करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम 100 डेज़ का इतने दिन आपको कार्य करने को मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हैं ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट एक तरह से जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसके द्वारा प्राइस कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। प्राइस कंट्रोल करके अगर हम क्या करें, टैक्स अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें, टैक्स या तो हम इंक्रीज़ कर दें या फिर हम टैक्स डिक्रीज़ कर दें। जैसा कि आप देखिए लास्ट ईयर जब हो रहा था, कोरोना से जस्ट पहले की अगर हम बात करते हैं, तो कोरोना से पहले की अगर हम जब बात करते हैं तो उस समय हमारी इकॉनमी काफ़ी डाउन जा रही थी, तो सरकार ने टैक्स में काफ़ी राहत दी थी जिससे लोग अपनी ख़रीदारी को बढ़ाएं, और उससे क्या हो रहा था, फिर उससे प्राइस कंट्रोल एक तरह से हो रहा था और हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो हमारी महंगाई दर थी उससे हम आगे बढ़ निकल रहे हैं, कि लिए कहें कि हम हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट मिल रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़े, जैसे अगला हमारा देखिए टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वही हमने कहा इनकम टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएं, LIC म्यूचुअल फंड में वगैरह में लोग, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार स्कीम निकालती है कि आपकी अगर 5 लाख की इनकम है तो आपको के ऊपर इतना टैक्स मिलेगा, 10 लाख का टैक्स है तो 5 से 10 लाख वालों के ऊपर इतना स्लैब लगेगा। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक वो लगा दिया जाता है कि आप 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप LIC में या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी सेविंग की टेंडेंसी बढ़ रही है, दूसरा सरकार को भी पैसा मिल जा रहा है, और अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे जॉब्स पे, GDP ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और जिस तरीके से टैक्सेशन में वगैरह किया जाता है, देखिए सरकार का जैसे प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक टैक्स पहुंचाया जा सके, मतलब स्लैब को जो रेट है उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाए, जिससे उनका भी कलेक्शन बढ़ सके। साथ ही साथ जो हमारी बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, और जो हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हों, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हों, ठीक है। उसके द्वारा सरकार क्या करती, कई बार जो टैक्स के रेट होते हैं आप जानते होंगे, अक्सर जो हमारे धनी लोग होते हैं उन पर ज़्यादा लगाया जाता है। इनकम बेस्ड टैक्स बेसिकली कहें तो जिनका इनकम ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स, जिनके इनकम कम उनके ऊपर कम टैक्स। तो सरकार एक तरह से क्या करती है, एक इक्वालिटी लाने का प्रयास करती है जिससे कि समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम कहें तो सरकार प्रयास करती है कि फिस्कल पॉलिसी एक तरह से हम सहायता कर सकते हैं फिस्कल पॉलिसी के द्वारा अपने देश की ग्रोथ को कंट्रोल करने में, ठीक है, या आगे बढ़ाने में। टू बूस्ट रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। जैसे छोटे इंडस्ट्रीज जो होते हैं, MSME होते हैं, या फिर अगर हम कहें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, जिससे जो कंपनियां होती हैं उनको एक तरह से ये मोटिवेशन मिलता है कि हम वहाँ पर जाके, अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में, हम नॉर्मली देखिए नॉर्थ ईस्ट एरिया में कंपनीज जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन सरकार फिर क्या करती है, यहाँ पे विशेष प्रकार के उपबंध कर देती है कि आप जाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा इतने साल तक, या फिर टैक्स रेट आपका कम होगा। तो कंपनियों को क्या लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की, हाँ हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा एडवांटेज होगा। हालांकि उसका मिसयूज़ भी वो कर देते हैं कई बार, की कंपनी कहीं होती है, शो कहीं और करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से क्या करती है, प्रयास करती है कि जो रीजनल इनबैलेंस है उसको दूर किया सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो छोटे उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। MSME वगैरह जो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमारी कहे कि अस्थिरता वगैरह होती है, अलग अलग रेट्स होते हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे निर्यात होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, आयात ज़्यादा होता है तो प्रभावित होने लगता है। तो उसको बैलेंस करने का प्रयास भी सरकार इससे करती है। तो कुल मिला के आप इससे ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से सरकार प्रयास करती है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा कि इन सब चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकें। तो आपसे यहाँ पर UPSC में एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है कि फिजिकल पॉलिसी मीन्स बैलेंसिंग द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, public expenditure by government for purpose of stabilization and development,
डिफिशियंसी एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आप अब इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं और अब आपको प्रयास करना चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी जैसा कि हमने देखा, यूज़ ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब जैसे कि सरकार जब क्या करती है, बजट पेश करती है, तो हमने क्या कहा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आती है सरकार। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार क्या करती है, एक साइड में उसकी रिसिप्ट होती है जिसमें, और एक साइड में उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक साइड में इनकम और एक साइड में एक्सपेंसेस। सरकार की आमदनी कहाँ से हो रही है, आखिर सरकार के पास जब पैसा आएगा तभी तो वो खर्च करेगी। सरकार तो ऐसी है नहीं कि भाई आप भी खर्च, अगर नौकरी करने जाते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास कहीं से पैसा आता है तभी तो आप खर्च करते हो। जब पैसा ही नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करोगे, और बैलेंस आप भी बना के रखते हो। ठीक है, जितना आ रहा है उसी हिसाब से आपको खर्च करना है। अगर यहाँ पे आपका बढ़ गया, खर्च बढ़ गया, आमदनी कम है, तो आप कहीं से जुगाड़ करते हो, उधार लेते हो। सरकार भी वही करती है, सरकार भी प्रयास करती है कि इन दोनों में बैलेंस बना रहे। अगर ये खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है तो कहीं से और जुगाड़ करे, क्योंकि उतना तो करना ही पड़ रहा है मजबूरी में, और इतनी आमदनी नहीं हो रही तो इस आमदनी को भी कंट्रोल करने का प्रयास करती है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा इसमें दिया गया है, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष दोनों का विवरण दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारी कहानी हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक हमारा है आर्टिकल 112। पॉलिटी में हम इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। पॉलिटी में हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। एक तो संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देना है वो अनिवार्य है। फिर हमारा है आर्टिकल 265, जिसके अनुसार हमको टैक्स अगर हमको कलेक्ट करना है पब्लिक से तो हमको संसद की अनुमति लेनी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, धन विधेयक। ठीक है, अगर हमको टैक्स लगाना है, नया टैक्स इम्पोज करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो हमको संसद की अनुमति चाहिए, और संसद की अनुमति हमको चाहिए, परमिशन चाहिए आर्टिकल 265 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 114 है कि अगर सरकार को खर्च करने हैं पैसे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे लेने हैं, तो आपको उसके लिए भी सरकार पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। आप पार्लियामेंट से जब परमिशन जब तक नहीं लेंगे तब तक आपका मतलब आप पैसे नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो भी फंड टाइप वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो कुछ फंड अलग अलग जगहों पे जाते हैं। जो फंड हमारा कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, वहाँ से अगर पैसे निकालने हैं तो हमको पार्लियामेंट की अनुमति रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 265 फाइनेंस बिल, टैक्स कलेक्शन करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट की परमिशन हमें कंपलसरी है, जिसके लिए वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल को लाया जाता है संसद में। और आर्टिकल 110 जो है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि जो टैक्स रिलेटेड जो भी बिल होंगे उनको मनी बिल कहा जाएगा। और जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मनी बिल होता है ना, ये जो हमारा ये मनी बिल होता है, इसको हम मनी बिल की तरह से जो हम डिक्लेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमारी होती है लोकसभा के स्पीकर को, और इसको कहीं पे भी चैलेंज वगैरह नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 109 जो है उसमें ये कहा गया है कि ये जो मनी बिल है इसको जब ये राज्यसभा में जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद, तो राज्यसभा को सिर्फ ये परमिशन होगी कि 14 दिन तक इसे मैक्सिमम ये अपने पास डिस्कशन के लिए रोक सकता है। ठीक है, सिर्फ डिस्कशन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिनों के लिए, तो 14 दिनों के लिए, 14 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए रोक सकता है डिस्कशन के लिए। और अगर उसको कुछ सुझाव देने हैं तो वो सुझाव तो दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। जब वो अपने सुझाव दे देगा तो वो लोकसभा में दोबारा जब जाता है तो लोकसभा के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि उसके जो सजेशंस है उसको माने जाएं या ना माने जाएं। लोकसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है, नहीं भी स्वीकार कर सकती है। और अगर 14 डेज़ तक राज्यसभा ने उसको नहीं वापस किया तो ऑटोमेटिक वो राज्यसभा से क्लियर मान लिया जाता है, वैसे भी वो क्लियर ही रहता है। ठीक है, तो एक तरह से कहें कि फाइनेंस बिल के, धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के बारे में राज्यसभा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, फाइनेंस बिल इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी बिल
टाइप ऑफ मनी बिल दैट हैज़ टैक्स प्रपोजल्स ओनली। ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ टैक्स प्रपोजल्स ओनली हैं जो आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लाइक इनकम टैक्स परसेंटेज, कस्टम ड्यूटी परसेंटेज और इस तरीके से। और डज नॉट हैव नॉन टैक्स प्रपोजल्स, इसमें जो टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स है सिर्फ वही होंगे, टैक्स के अतिरिक्त अगर कोई प्रपोजल है तो वो इसमें नहीं रहता है। तो फिर से अगर हम एक बार रिमाइंड कर लें तो बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण होता है। बजट इज़ अ प्राइमरी टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स फिस्कल पॉलिसीज़। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने जो बातें की वही है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहाँ से पैसे जाता है। संचित निधि जो होती है, जैसे हमने अभी बात की थी कि हमारे जो फंड वगैरह होते हैं, टैक्स वगैरह सरकार कलेक्ट करती है, उसके पैसे कहाँ जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं। और इससे अगर पैसा निकालना है तो सरकार को संसद की परमिशन लेनी होगी। आर्टिकल 114 से अभी हमने देखा इसमें पैसा कौन कौन से जाता है, जो भी इनकमिंग टैक्सेस वगैरह होते हैं, लोन से सरकार ने कहीं से दिया हुआ है पैसा और उसका रिकवरी अगर उसका हो रहा है, ठीक है, और इन सब चीज़ों से अगर जो पैसा निकलता है वो इसमें जाता है। और यहाँ से सरकार को अगर पैसा निकालना है तो पहले उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर लाइक जजेस सैलरी। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजेस की सैलरी वगैरह जो होती है उसको भी तो सरकार को देना होता है। तो उस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसके लिए पैसा अगर निकालना है तो उसके लिए संसद की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, लेखा जोखा। ठीक है, आर्टिकल 266 के द्वारा, जैसे हमारा पब्लिक फंड के पैसे जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल सेविंग के पैसे जो होते हैं, पोस्टल डिपॉजिट्स वगैरह के जो पैसे होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होते हैं, पार्लियामेंट की जो परमिशन रिक्वायर्ड होती है वो नेसेसरी नहीं है। पार्लियामेंट की कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन एक रिक्वायर्ड है। पब्लिक अकाउंट से अगर पैसे निकालने हैं तो वो उतना रिक्वायरमेंट उसका नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 267 कंटेंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ये एक 500 करोड़ रुपए की, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, 500 करोड़ की एक निधि होती है, संचित निधि होती है या फिर कहें फंड होता है, जो कि हमेशा 500 करोड़ का एक तरह से बना रहता है। और राष्ट्रपति के बिहाफ पर जो वित्त सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वो इसको खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार मान लीजिए कहीं साइक्लोन आ गया, कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो और संसद की उसमें बैठक नहीं हो सकती और सरकार को पैसे खर्च करने हैं, तो सरकार एक तरह से क्या करेगी, खाली तो बैठ नहीं सकती, तुरंत का तुरंत राहत बचाव के कार्य तो हमको चलाने ही होते हैं। जैसे अभी मान लीजिए उत्तराखंड में जो क्राइसिस आ गया था, अगर उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो सरकार संसद के परमिशन के लिए तो बैठी नहीं रहेगी। सरकार तुरंत क्या करेगी, जो ये 500 करोड़ रुपए का बजट है, जो आकस्मिक फंड है हमारा, कंटेंजेंसी फंड है, यहाँ से पैसे खर्च कर देती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जब पार्लियामेंट जिस तरह से मतलब बाद में आता है तो यहाँ पर ये फिर से अप्रूवल वगैरह हो जाता है। और लेकिन जो हमारा अप्रूवल उस समय होता है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड यहाँ वाला है, यहाँ से जितना भी पैसा खर्च हुआ रहता है वो फिर से यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिससे ये 500 करोड़ का हमारा जो एक तरह से बास्केट है वो बना रहे। ठीक है, इस डब्बे में हमने 500 करोड़ रुपए डाल रखे हैं तो 500 करोड़ रुपए बना रहेगा, उसको खर्च नहीं करेंगे। खर्च करते हैं तो तुरंत हमको उसको बना के रखना है कि हाँ उस लेवल को हमें बना के रखना है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, और फ्रॉम आर्टिकल 1103 लोकसभा स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ गिवन बिल इज मनी बिल और नॉट, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 122, क्योंकि आर्टिकल 122 हम जानते हैं कि कोर्ट जो है वो संसद की कार्यवाही, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स जो होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में हमने देख लिया। सरकार को जो प्राप्तियाँ लोन टैक्स वगैरह से होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में जाती हैं। यहाँ पर इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ये देखिए यूपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसे लेने हैं, कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसे लेने हैं तो आपको किसकी परमिशन लेनी होगी। आप इसका आंसर जान चुके हैं
और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112 में हमने देखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। एक जो भी हमारी रिसिप्ट वगैरह होती हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कंपल्सन नहीं है कि रेलवे बजट को भी इसी में अलग से हमको शो करना होगा, इसमें नहीं शो कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि सरकार ने फिर क्या किया है, सरकार अब इसी बजट के साथ में शो कर देती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें कि रेलवे बजट को भी हम अब साथ में पेश करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 265 में फाइनेंस बिल टू ऑब्टेन पार्लियामेंट परमिशन टू कलेक्ट टैक्सेस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली। आर्टिकल 114 से हमने जो कहा कि संसद की अनुमति लेनी होती है खर्च के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे खर्च करना चाहती है, ठीक है, आर्टिकल 266 के द्वारा उसको क्या करना है कि कंसोलिडेटेड फंड से उसको जो लेना था, ठीक है, तो उसमें क्या करेगी उसमें उसको करना ये होगा कि सरकार से परमिशन लेना होगा। सरकार को परमिशन किससे लेना होगा, सरकार को संसद से परमिशन लेना होगा, और इस बिल को कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और द फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल आर कंसिडर्ड मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। तो फाइनेंशियल बिल, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस देखिए कौन कौन से मनी बिल हैं, तो अप्रोप्रिएशन बिल हो चाहे फाइनेंशियल बिल हो, दोनों को आर्टिकल 110 में रखा गया है। मतलब राज्यसभा का अप्रूवल इसके लिए नेसेसरी नहीं है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए इसको रोक सकता है और अपने सजेशंस को दे सकता है अमेंडमेंट्स के लिए, बट लोकसभा उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि इनके अमेंडमेंट्स को जो या फिर इन्होंने जो सजेशंस दिए उसको माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक हम देख लेते हैं, व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज सस्टेबिलिटी अमेंड बाय राज्यसभा। मतलब राज्यसभा ने किसी बिल को अमेंड कर दिया, तो ठीक है, मनी बिल को अमेंड कर दिया, तो द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, तो आपको इसका भी सही आंसर अब कमेंट में देना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपने अभी तक सारे टॉपिक्स को, जो हमने बजट का कवर किया, बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है, और जो MCQs रिलेटेड है उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से कुछ और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।